हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास। गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग की आदत पड़ी हुई है ना गुड मॉर्निंग सर। जी। कैसे हैं? जी सर। कैसे हैं आप सब? बढ़िया है सर। बढ़िया है सर। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक किया था भाई? वी हैव कंप्लीटेड 370 370 हमने कंप्लीट कर लिया था। 370 सबको समझ आ गया भाई? एनू जी सर। 370 इज क्लियर? यस सर, क्लियर है। क्या बात करता है 370? कल्पना? सर व्यक्तियों का दुर्व्यवहार, ट्रैफिकिंग। 6 आधार बताए हुए हैं। हाँ, ट्रैफिकिंग 6 आधार हैं, 2 स्पष्टीकरण हैं और बाकी फिर इसकी जो है वो दंड की अवधियाँ अलग अलग हैं, अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार है। ठीक है, तो ओके सर। जिस भी दंड के प्रावधान के अनुसार अपराध होगा वही सेक्शन अप्लाई होगा। ठीक है, 370 2 3 4 ऐसे सब क्लोज में धाराएं लगेंगी। जब आप या चार्ज फ्रेम करने को आपको आ जाए तो चार्ज फ्रेम करने में भी आपको ध्यान रखना है। एग्ज़ाम के अंदर मान लीजिए कोई इस धारा से संबंधित चार्ज फ्रेम करने आ गया तो आपको ये ध्यान रखना है कि 370 के कौन से पार्ट में है, क्योंकि जो पहला पार्ट 370 का है उसमें तो आपकी परिभाषा है, डेफिनेशन क्लॉज है 371 सब मतलब के ब्रैकेट में 1 और उसके बाद 2 3 4 5 6 7 तक जो है वो अलग अलग परिस्थितियों के लिए अलग अलग दंड की अवधियाँ बताता है। तो आपको अगर मतलब कि एग्ज़ाम के अंदर कोई चार्ज फ्रेम करना आ जाए या फिर कल आप जब न्यायाधीश बन जाएं तब आपको चार्ज फ्रेम करना हो तो आपको फिर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस जो है ना वो यहीं से उठा के देखना पड़ेगा कि भाई इसने जो दुर्व्यवहार किया है वो 370 की 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में, 5 में, 6 में या 7 में। इज दैट ओके? जी सर। अब 370A देख लेते हैं। 370A कह रहा है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ए ट्रैफिक्ड पर्सन। ठीक है, ऐसे व्यक्ति का जिसका दुर्व्यवहार किया गया है, शोषण। शोषण को भी पीछे बताया गया था, शोषण भी समझाया गया था ना। स्पष्टीकरण 1 370 का किस बारे में बात करता है सर्वजीत शर्मा जी? ये एक्सप्लॉयटेशन को ही बता रहा है कि शोषण क्या होता है। और 370 हाँ 300 आपकी आवाज़ फिर डिस्टर्ब हो रही है सरजीत जी, आप फिर अपने माइक का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? क्या नेटवर्क इशू है तो अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, तो ये कह रहा whoever knowingly or having reason to believe that a minor has been trafficked engages such minor for sexual exploitation in any manner shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। 370A का जो पहला पार्ट है वो कह रहा है कि जो कोई ये जानते हुए या इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि किसी अवयस्क का दुर्व्यवहार किया गया है, ऐसे अवयस्क को किसी भी रीति में लैंगिक शोषण के लिए रखेगा, वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ठीक है, तो 370A का जो पहला पार्ट है वो माइनर के लिए बात कर रहा है।
और सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है whoever knowingly by or having reason to believe that a person has been trafficked engages such person for sexual exploitation in any manner shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to 5 years and shall also be liable to fine। तो जो सेकंड पार्ट बात कर रहा है वो मेजर की बात कर रहा है भाई। पहले वाले में स्पेसिफिकली माइनर के लिए बात की गई है, माइनर के लिए सज़ा ज़्यादा है और मेजर के लिए सज़ा कम है। इज़ दैट ओके जी। दासों का अभ्यासिक व्यवहार करना 371 जो है ये आप स्वयं देख लीजिएगा। माइक बंद हो गया, आपका आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ 371 जो है आप स्वयं देख लीजिएगा। 371 बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है। और अब देखते हैं 372। 372 बात करता है सेलिंग माइनर फॉर पर्पजेस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एट्सेट्रा, वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्त व्यय को बेचना। ठीक है, ये कह रहा है whoever sells, lets to hire or otherwise disposes of any person under the age of 18 years with intent that such person shall at any age be employed or used for the purpose of prostitution or illicit intercourse with any person or for any unlawful and immoral purpose, or knowing it to be likely that such person will at any age be employed or used for any such purpose shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। ठीक है भाई, ये कह रहा है वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्त व्यय को बेचना। अप्राप्त व्यय कौन होता है? जो माइनर है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो कोई 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को इस आशय से कि ऐसा व्यक्ति किसी आयु में भी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसको जब वो माइनर है उसी टाइम प्रोस्टिट्यूशन आदि में धकेलना है। हो सकता है कि उसकी एज अभी बहुत कम हो। ठीक है, 18 वर्ष से कम वो कितनी भी हो सकती है, वो 6 माह के भी हो सकता है व्यक्ति, वो 6 वर्ष का भी हो सकता है व्यक्ति। तो ये कह रहा है कि जो कोई 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को इस आशय से कि ऐसा व्यक्ति किसी आयु में भी, तो यानी कि कल वो अगर मेजर भी हो जाएगा, ठीक है, वेश्यावृत्ति या किसी व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए या किसी विधि विरुद्ध और दुराचारिक प्रयोजन के लिए काम में लाया या उपयोग किया जाए, या यह संभाव्य जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति किसी आयु में भी ऐसे किसी प्रयोजन के लिए काम में लाया जाएगा या उपयोग किया जाएगा, बेचेगा, भाड़े पर देगा या अन्यथा विनित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। 372 कुछ समझ आया भाई? 372 फिरोज खान जी सर। भाई समझ आया? 372 जी सर आया। अब इसके 2 एक्सप्लेनेशन भी हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 कह रहा है कि व्हेन अ फीमेल अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स इज सोल्ड, लेट फॉर हायर और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ to a prostitute or to any person who keeps or manages a brothel, the person so disposing of such female shall, until the contrary is proved, be presumed to have disposed of her with the intent that she shall be used for the purpose of prostitution। ये एक उपधारणा स्पष्टीकरण, एक उपधारणा को सृजित कर रहा है। उपधारणा क्या होता है? कल्पना। जी सर याद नहीं आ रहा। सर सपोज दैट, मानना। हाँ नहीं पर बिल्कुल नहीं, एविडेंस में दिया हुआ है। हाँ बिल्कुल एविडेंस में दिया हुआ है। बाकी अरे आप कुछ चीज़ को मान के चलते हैं, है ना। एनू आप बताइए क्या होती है उपधारणा? सर मैं बताऊं?
बोलो बोलो। आपकी आवाज़ नहीं आ रही शर्मा जी, आप बोल रहे हैं क्या? नहीं सर बोल रहे थे। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सेल्फ प्रज्ञान सर उपधारणा करेगा। जी सर ये एविडेंस एक्चुअली है सर, मैं प्रज्यूम सेल्फ प्रज्यूम तो सर यस ये यस। सेल्फ प्रज्यूम देखिए किसी तथ्य को कोर्ट जो है मान के चलती है, उसका अस्तित्व जो है वो मान के चलती है। तो ऐसा ही स्पष्टीकरण एक बात कर रहा है, ये कह रहा है कि जबकि 18 वर्ष से कम आयु की नारी किसी वेश्या को या किसी अन्य व्यक्ति को जो वेश्यागृह चलाता है, ब्रोथल जो शब्द है वो वेश्यागृह के लिए यूज किया जाता है, ब्रोथल, ठीक है, या उसका प्रबंध करता है या मैनेजमेंट देखता हो, बेची जाए, भाड़े पर दी जाए, अन्यथा विनित की जाए, तब इस प्रकार ऐसी नारी को विनित करने वाले व्यक्ति के बारे में जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि उसने उसको इस आशय से विनित किया है कि वह वेश्यावृत्ति के लिए उपयोग में लाई जाएगी। भाई जब प्राइमा फेसाई क्या दिखेगा आपको? कोई अगर किसी बच्ची को किसी वेश्यागृह या किसी वेश्या को बेच रहा है तो प्रथम दृष्टया क्या उपधारणा मन में आएगी? यही तो मन में आएगी कि भाई ये इसको वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से ही बेचा जा रहा है। क्यों? तो वही कह रहा है कि जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए। ये साबित करने का भार किस पे है? जिसके विरुद्ध प्रजम्पशन ली जा रही है। जो बेचने वाला व्यक्ति है वो साबित करे कि ये जो हायर पे देना या बेचा जाना या जो भी स्थिति है, ये वेश्यावृत्ति के लिए नहीं दी जा रही है। तो ये भार किस पे चला जाता है? प्रजम्पशन कह रहा है, ये स्पष्टीकरण एक ये कह रहा है कि न्यायालय ये प्रज्यूम करके चलेगा कि ऐसा बेचा जाना, चूँकि ऐसे व्यक्ति को बेचा जा रहा है तो ऐसा बेचा जाना वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोग के लिए ही किया जा रहा है। और जब इसमें यह भी लिखा हुआ है कि जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए। तो यदि कॉन्ट्रेरिली साबित कर दिया जाए कि नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर उस कॉन्ट्रेरी को पढ़ा जाएगा। और जब तक ये साबित ना किया जाए कि ऐसा नहीं है, तो कोर्ट ये प्रजम्पशन करके चलेगा कि यहाँ बेचने वाले का उद्देश्य उसे वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन में धकेलने का ही है। फिरोज, क्लियर है भाई? जी सर। अब इसका एक्सप्लेनेशन नंबर 2 भी देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 कह रहा है, फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस सेक्शन इलिसिट इंटरकोर्स मीन्स सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन पर्सन्स नॉट यूनाइटेड बाय मैरिज or by any union or tie which, though not amounting to a marriage, is recognized by the personal law or custom of the community to which they belong, or where they belong to different communities or both such communities, as constituting between them a quasi-marital relation। अब ये जो अयुक्त संभोग हम पढ़ते आ रहे हैं, इलिसिट इंटरकोर्स, इसको यहाँ स्पष्टीकरण 2 में बताया गया है कि व्हाट इज़ इलिसिट इंटरकोर्स। इलिसिट इंटरकोर्स कह रहा है, अयुक्त संभोग से इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे व्यक्तियों में मैथुन अभिप्रेत है जो विवाह से संयुक्त नहीं है। देखिए, जो मैरिड कपल है उनके बीच सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है वो इलिसिट नहीं होता, वो लीगल होता है, ठीक है, और या किसी संयोग या बंधन से संयुक्त नहीं है, ठीक है, जो यद्यपि विवाह की कोटि में तो नहीं आता, तथापि उस समुदाय की जिसके वे हैं, या यदि वे भिन्न समुदाय के हैं तो ऐसे दोनों समुदाय की स्वीय विधि या रूढ़ि द्वारा उनके बीच विवाह सदृश संबंध अभिजात किया जाता हो। तो एक चीज़ तो ये बता दी गई कि या तो वो मैरिड हैं या फिर वे कैसे ऐसे संयोग या बंधन से संयुक्त हैं जो कि उनके किसी पर्सनल लॉ के द्वारा या किसी रूढ़ि के द्वारा ये उनके बीच जो है वो वैवाहिक संबंध तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर्सनल लॉ या कोई रूढ़ि के द्वारा उनको जो है क्या माना जाता है, विवाह सदृश संबंध माना जाता है। विवाह सदृश संबंध मतलब क्वासी मैरिटल रिलेशन। क्वासी शब्द जो जहाँ भी आता है, क्वासी का मतलब क्या होता है कि वो
वो है तो नहीं लेकिन उसके जैसा। ठीक है। क्वासी शब्द हमने एक लॉ में भी पढ़ते हैं हम, एक लॉ में आता है, एक हमारे विधि का एक बहुत बेहतरीन एक्ट है, उसमें भी क्वासी शब्द आता है। कोई बताएगा? एनू? सर कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ आता है क्वासी? कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट में आता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। जी सर। और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कौन सी धारा से शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है? फिरोज खान, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट किस धारा में शुरू होता है, किस धारा में ख़त्म होता है? सर 24 एक है सर। 24। कल्पना चौहान, आप कुछ नज़र इस पर प्रकाश डालना चाहेंगी? सर मुझे क्लियर याद नहीं है पर पता है। क्लियर याद नहीं है पर पता है, जो पता है वही बता दीजिए, क्लियर हम कर देंगे। कोशिश तो करो यार, गलती हो जाएगी तो कौन आफत आ जाएगी। और फिरोज खान ने बिंदास बताया सेक्शन 24। हाँ कल्पना, क्या पता है आपको, बता दीजिए वही। अरे नोट कर लीजिए, सेक्शन 68 से लेके 72 नहीं तक, सेक्शन 68 से शुरू होता है और 72 तक जाता है। ये ऐसे ओब्लिगेशन हैं 68 से 72 में कि जो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होते हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के सदृश्य होते हैं, उसके जैसे होते हैं, क्वासी। ठीक है। अब कई लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री में जो अमिताभ बच्चन जैसे दिखते हैं, अमिताभ बच्चन नहीं है लेकिन अमिताभ बच्चन जैसे दिखते हैं। तो ऐसे ही क्वासी शब्द यहाँ भी आया है कि विवाह तो नहीं है लेकिन उनके बीच का जो रिलेशन है वो विवाह सदृश्य है। वो किस कारण से है कि कोई समुदाय है तो उनकी जो पर्सनल लॉ है या कोई उनके यहाँ कस्टम है, रूढ़ी है ऐसी, उसके अकॉर्डिंगली वो विवाहित ना होते हुए भी उनके बीच का संबंध ऐसा है कि उनके बीच जो संभोग है वो इलिसिट नहीं माना जाएगा। क्लियर है भाई? यस सर। चलिए अभी तीन तो वही हुआ ना सर कि मतलब भले ही वो सभी कंडीशंस को फुलफिल ना करता हो जिसके रेफरेंस में वो क्वासी समझा जा रहा है, बट नेचर उसकी वही है। हाँ देखिए, ये जो स्पष्टीकरण 2 हम 372 का पढ़ रहे हैं शोभित, ये अयुक्त संभोग के विषय में बात कर रहा है। तो पहली लाइन में तो इसने बता दिया कि अयुक्त संभोग का मतलब ये है कि जो 2 कपल हैं वो विवाह में नहीं बंधे हुए हैं। ये कह रहा है कि अयुक्त संभोग से इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे व्यक्तियों में मैथुन विपरीत है जो विवाह से संयुक्त नहीं है या ऐसे किसी संयोग या बंधन से युक्त नहीं है। नेगेटिव परिभाषा है ये, जो यद्यपि विवाह की कोटि में तो नहीं आता तथापि उस समुदाय की जिसके वे हैं या यदि वे भिन्न समुदाय के हैं तो ऐसे दोनों समुदाय की स्वविधि या रूढ़ि द्वारा उनके बीच विवाह सदृश संबंध अभिज्ञात किया जाता हो। ये बात कर रहा है स्पष्टीकरण 2 सेक्शन 372 का। इज दैट ओके? अब जो 373 है, देखिए 372 में तो बेचने वाले के लिए व्यवस्था है कि जो बेचेगा, और 373 कह रहा है जो माइनर को खरीदेगा सेम पर्पज के लिए। जो पर्पज 372 वाले में बेचने वाले का है वही पर्पज खरीदने वाले का है। ये कह रहा 373 बाइंग माइनर फॉर पर्पजेज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एट्सेट्रा।
ये कह रहा है whoever buys, hires or otherwise obtains possession of any person under the age of 18 years with intent that such person shall at any age of employed or used for the purpose of prostitution or illicit intercourse with any person or for any unlawful and immoral purpose, or knowing it to be likely that such person will at any age be employed or used for any such purpose, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. तो भाई जो 373 बात कर रहा है वो 373 कह रहा है कि वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजनों के लिए अप्राप्त व्यय को खरीदना। 372 में बात बेचने की हो रही थी और 373 में बात खरीदने की हो रही है। इज दैट क्लियर? जी, ये कह रहा है जो कोई 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को इस आशय से कि ऐसा व्यक्ति किसी भी आयु में वेश्यावृत्ति या किसी व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए या किसी विधि विरुद्ध दुराचारिक प्रयोजन के लिए काम में लाया या उपयोग किया जाए, या यह संभाव्य जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति किसी आयु में भी ऐसे किसी प्रयोजन के लिए काम में लाया जाएगा या उपयोग किया जाएगा, खरीदेगा, भाड़े पर लेगा या अन्यथा उसका कब्जा अभिप्राप्त करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इज दैट क्लियर? अब यहाँ इसके स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण 1 कह रहा है कि एनी प्रोस्टिट्यूट और एनी पर्सन कीपिंग और मैनेजिंग अ ब्रॉथल who buys, hires or otherwise obtains possession of a female under the age of 18 years shall, until the contrary is proved, be presumed to have obtained possession of such female with the intent that she shall be used for the purposes of prostitution. तो बिल्कुल एक्सप्लेनेशन जो 372 का पहला था वही 373 में भी है सेम, कि जब तक कि कॉन्ट्रेरियली साबित ना कर दिया जाए तो कोर्ट ये मान के चलेगा कि इसका जो उद्देश्य था वो प्रोस्टिट्यूशन आदि का ही है। और एक्सप्लेनेशन नंबर 2 भी सेम है। ये कह रहा है कि इलिसिट इंटरकोर्स हैज़ द सेम मीनिंग एज इन सेक्शन 372। जो 372 में इलिसिट इंटरकोर्स का मीनिंग है वही सेम मीनिंग इस धारा में भी है। इज दैट क्लियर? हाँ जी। अब 374 देख लीजिए। ये कह रहा है अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर, विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम। इसको आप बेगारी भी लिख सकते हैं, बेगारी कराना। बेगारी कराना आप समझते हैं ना? सर जबरदस्ती किसी से काम करवाना। हाँ, और उसको कोई पेमेंट वगैरह कुछ नहीं करना। जबरदस्ती को बेगारी थोड़ी बोलेंगे सर। हैं? जबरदस्ती थोड़ी बोलेंगे सर। बेगार तो हम अपनी चॉइस से कर रहे हैं। नहीं, चॉइस कहाँ करता है बेगारी में? बेगारी में तो आप किसी प्रेशर में करते हैं। बेगारी कोई क्यों करेगा किसी की? नहीं, वो जो भी है, बट उसको कंपेल जो इंग्रेडिएंट है वो वहाँ पे नहीं होता। कंपेल तो किया नहीं जाता। वो तो ऐसा हुआ ना बेगारी की, कोई चलिए खाली बैठे हैं उससे बेगार भली। नहीं, वो तो एक खाली से रिक्वायर्ड सर्कमस्टांसेस हैं जो मतलब जितना हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। देखिए, बेगार का मतलब है कि आप वो तो खाली से बेगार से ही तो एक तो वो तो एक मुहावरा है, लेकिन कोई किसी की बेगारी क्यों करेगा जब तक कि अगर कोई उसके ऊपर कंपल्सन नहीं है। तो भाई आप देखोगे कि जो प्रभावशाली व्यक्ति है वही तो बेगारी करा लेगा आपसे। आप अपने लिए कुछ भी बेगारी करते रहें। ये अनलॉ बेगार करने तो अगर हमको बेगार करनी है तो हम ही तो जाएंगे ना उसके पास के अपना एक काम करा लूँगा आराम से। ना, आप क्यों बेगारी करेंगे किसी की? ये बात तो बताओ। जब तक कि आपके ऊपर कोई जब हमारे पास काम होगा। हाँ, आपके पास काम नहीं है तो आप अपने घर में सुख से बैठो ना आराम से। आप दूसरे के यहाँ प्रॉब्लम
वो है ये मतलब एक्चुअली मैं बता रहा हूँ जो मेरे को नॉलेज है इसका। हाँ हाँ बिल्कुल वो बिल्कुल। ऐसा होता है कि मान लीजिए कहीं पे ये जैसे पहले प्रथा होती थी कि और कोई स्किलफुल जॉब होते नहीं थे और कोई काम है नहीं, आज भी इंटीरियर में ऐसा ही है। हम्म वहाँ पे हम चले गए हम्म और उसके यहाँ पे जाकर के एक जो थोड़ा समृद्ध व्यक्ति है उससे जाके हमने कहा कि भाई हमको कोई काम दे दो, हमारे पास कोई काम नहीं है या हमारा जो काम है उसका सीजन नहीं चल रहा है, जो भी है। हम्म। और उसने हमसे ये कहा कि ठीक है ये सफाई कर दो, ये कर दो। जब ज़बरदस्ती हम उसके पीछे पड़ गए, उसने कहा कुछ कर दो ये काम थोड़ा बहुत, और उसने फिर हमको उसके बदले में पैसे तो दिया नहीं, मतलब जो हमारा एक्चुअल वो बनता है मजदूरी वो ना दे करके उसने पारितोषिक के रूप में हमें कपड़े दे दिए, खाना दे दिया, कुछ और दे दिया। और फिर वो कहता है कि चलो अब कल से मत आना। तो वो कहता और फिर वो कल को दोबारा आ जाता है। तो ये बेगार मतलब वो चीज़ है कि वो नहीं कह रहा कि ज़बरदस्ती मेरा काम करो, हम कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती हमको यार ये करा लो, मतलब कुछ चाहिए हमको, घर में होके बैठे हैं। और 374 क्या बात कर रहा है, ये कह रहा है अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर। आपने देखा तो होगा, बंधुआ मजदूरी टाइप हो गई। हाँ बिल्कुल, बंद मतलब बंधुआ करके आपने उसको अपने एक्चुअली जैसे भट्टा मजदूर होते हैं बेचारे, हाँ और भट्टा मजदूर का ये हो जाता है कि उसको जैसे मतलब मुंशी, कई बार मैंने देखा है हमारे यहाँ पे थे पहले कुछ भट्टे वाले गांव के आसपास थे हमारे, जब होते थे भट्टे वगैरह। हाँ। तो मुंशी रात को ये भी नज़र रखता था कि कौन भागेगा, उन्हें भागने नहीं दिया जाता था। हाँ हाँ तो हैबियस कॉर्पस वगैरह डलती हाँ, थी, habeas corpus। DM फिर जाकर के उसको छुड़वाता था। काफ़ी रिट्स जो है इसमें हेबियस कॉर्पस की पड़ी है भट्टा मालिकों के खिलाफ। ठीक है, चलिए 374 ये कह रहा है कि whoever अनलॉफुली कंपेल्स एनी पर्सन टू लेबर अगेंस्ट द विल ऑफ दैट पर्सन shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। ये कह रहा है कि जो कोई किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध श्रम करने के लिए विधि विरुद्ध तौर पर विवश करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो क्या कह रहा है कि आप किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई श्रम कार्य करा रहे हैं, ठीक है, और विधि विरुद्ध तौर पे आप उसे विवश कर रहे हैं, फोर्सफुली आप उसे कंपेल कर रहे हैं कि आप ऐसा करें, तो वैसी स्थिति में जो है सज़ा 1 वर्ष तक की है और जुर्माना है या दोनों है, दंडित किया जाएगा। ठीक है, और जुर्माना कारावास कैसा हो सकता है, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, यानी कि वो आपका सादा भी हो सकता है और सश्रम भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? तो जी सर। अब वो आपके वाला विषय जो है वो अगर दोनों तरफ से देखा जाए तो आपने एक पक्ष समझा दिया कि भाई मेरे पास काम नहीं है और मैं जा रहा हूँ और मुझे तलब है कि मुझे कुछ काम मिल जाए, भले ही खाने को रोटी मिल जाए, पीने को चाय मिल जाए, है ना, तो वो उसके बिहाफ पे बेगारी है। और दूसरा, अगर हम किसी से कंपलसरी काम करा रहे हैं तब भी हम उससे बेगारी करा रहे हैं बेचारे से, उसे कुछ दे नहीं रहे। जी जी जी। और मतलब ये वाइसे वर्षा सिक्के के दोनों पहलू सही है, आपके वाला पहलू भी सही है कि भाई मैं मुझे तलब है काम की और मेरे मान लीजिए यहाँ 374 में वो पोजीशन होगी ना सर, उसके सामने ऑप्शन ही नहीं है, वो करना ही नहीं चाहता है कोई काम और हम कंपेल कर रहे हैं उसको। हाँ, कर हम कह रहे हैं, ऐसे नहीं तुझे जाने नहीं देंगे तब तक। हाँ देखा होगा आपने, मतलब फिल्मों में जमींदार लोग अपने जो रियाए होते हैं उनसे ज़बरदस्ती काम ले रहे हैं अपना, उन्हें उसका जो पारितोषिक मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। मैं इसका एक परफेक्ट एग्जांपल बताता हूँ सर आपको। जी जी। हमारे यहाँ पे एक पहले खटाल होती थी भैंसों की, मतलब काफ़ी होती थी, दूध बेचने का काम करते थे, डेयरी का काम। अब उसके यहाँ सर वो ट्रेन से दूध लेके जाते थे दिल्ली की साइड। तो जब हम गांव गए तो हमने देखा कि वो एक आदमी को पकड़ लाया था, बिहारी टाइप, तो वो बेचारा कुछ था, कहीं भटक गया होगा रास्ता वगैरह। अब वो यहाँ आके वो ये कह रहा था कि मेरे को जो है देने तो आ जाएंगे लोग जो भी हैं मेरे जानकार। तो कैसी सूचना वगैरह भिजवाई, उस समय इतना टेलीफोन की या उसकी व्यवस्था नहीं होती। तो उसने कई दिन मतलब इनके यहाँ पे वो मतलब बोला कि साहब मुझे जो तुम रख लो कुछ दिन के लिए। तो ये उनके खेत से चारा लाना, उनकी भैंसों को नहलाना, ये सब करना। वो क्या है, वो बेगारी कर रहा था, 5 दिन उसको यहाँ पे बिताने थे। उसको उसका मतलब कोई मूल्य तो मिल नहीं रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। अब होता ही है, वो आदमी को पैसे जो इंटरेस्ट पे देते हैं ये भी काम करते थे, सूदखोरी का।
कुछ दिन बाद जो है गांव में एक व्यक्ति को उसके पैसे थे कुछ, वो ज़बरदस्ती पैसे दे रहा था, उसके घर से पकड़ लाया और बोला कल से तू खटाल में सारी भैंसों को नहलाएगा, यहाँ पे सारा काम करेगा। तो ये तो सर कंपल्सन में हुआ और वो जो कर रहा था वो बेकार हुआ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये दोनों ही अवस्थाएं हैं। पुलिस भी आई थी, वो कह रहा था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पैसे हैं इसके ऊपर। पुलिस ने समझाया बिल्कुल ये इनसिक्योर लोन है, ताकि अपना कुछ और काम करो। मतलब कि आप ये मान के चल सकते हैं कि जो बेगारी है वो दोनों प्रकार की है, वो बिना इच्छा के भी है और एक अवस्था ऐसी है कि आदमी अपनी इच्छा से भी बेगारी कर रहा है। भाई जी जी जी। जब उसको घर में कुछ नहीं मिल रहा, बेचारे को बच्चे भूखे हैं, तो वो सोच रहा है यार कुछ मुझे नई मजदूरी कहीं लग रही है तो मुझे कुछ ऐसा ही काम मिल जाए कि मुझे एक टाइम का खाना ही मिल जाए उसके बदले में, है ना। और दूसरे में वो अगले का प्रेशर है कि तुझे बेकार करनी है, तुझे मिलना मिलाना कुछ नहीं है। इसके लिए विधि विरुद्ध जो है तौर पर विवश किया जाता है। ये 374 चूँकि यहाँ विवश किया जा रहा है और विधि विरुद्ध तौर पे किया जा रहा है तो ये दंडनीय है, और वो वाली बेगारी जो आप बता रहे हैं वो दंडनीय नहीं है, क्योंकि वहाँ वो बंदा वो खुद आ रहा है बेचारा पैर उठा के, वो कह रहा है मुझे भाई एक वक्त का भोजन ही खिला देना आप। बहुत विकट परिस्थितियाँ होती हैं कई स्थानों पे, है ना। तो ये आपका जो है इसमें अध्याय 16 का एक पार्ट और समाप्त हो जाता है, और अगला पार्ट जो है वो सेक्सुअल ऑफेंसेस से संबंधित है, ठीक है, जो कि धारा 375 से जो शुरू होके और कहाँ तक जाएगा 77 तक, है ना। जी। तो इसको हम अगली क्लास में डील करेंगे। बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा जो है बहुत ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपका प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बड़े सेक्सुअल ऑफेंसेस के बहुत सारे मामले कोर्ट में आते हैं। वैसे तो मैं आपको बार बार बताता ही हूँ कि कोर्ट के अंदर जो 80 से 90% मामले हैं वो अध्याय 16 और अध्याय 17 के ही हैं, है ना। बाकी अध्याय एक तरफ और ये दोनों अध्याय एक तरफ, बल्कि ये सब पे भारी है भाई। हमारे ऊपर हमारा जो मसले कोर्ट्स में रोज़ डील करते हैं हम, या तो संपत्ति के विरुद्ध अपराध या शरीर के विरुद्ध अपराध, ज़्यादातर यही आते हैं ना शोभित। जी सर, जी सर। तो चलिए आज तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। क्या कह रहे हो? तो कोर्ट्स भी अलग बनाई जा रही हैं, स्पेशल कोर्ट। हाँ हाँ सेक्सुअल ऑफेंस जो है इनके लिए तो अलग से कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट की जा रही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जा रही है, बट हाँ। भी केसेस खींचे ही जा रहे हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराध के लिए तो आप देख रहे होंगे हर जगह फास्ट ट्रैक कोर्ट है, सभी जनपदों में जो है वो विशेष तौर पे छोटी सर डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह तक के लिए अलग से सेपरेट कोर्ट बनाई है। हमारे हाँ। यहाँ पे 2 कोर्ट अलग से बनाई है डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस को डील करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि डोमेस्टिक वायलेंस के मामलों में मतलब कि जहाँ तक हमने देखा है कि सिवाय हीला हवाली के और बस कोई ख़ास रिजल्ट वहाँ नज़र नहीं आता। प्रॉब्लम ये है ना सर, कोई भी लॉ जब फॉर्म होता है हाँ। या लेजिस्लेशन बना रहा है तो पब्लिक की डिमांड मतलब होता है ना एक कि बहुत ज़्यादा मतलब मेजॉरिटी केसेस को कंसीडर करके वो ये कहते हैं कि महिलाओं के साथ ये सब हो रहा है वो हो रहा है, तो प्रजम्पशन कर दो 113B की डाउरी डेथ में, रेप में प्रजम्पशन कर दो 114B की, अगर वो हाँ। कहते मेरी कंसेंट नहीं थी तो नहीं थी। तो ये मतलब उनको प्रजम्पशंस का जो प्रोटेक्शन दिया वो इसलिए दिया क्योंकि वास्तव में महिला पीड़ित थी। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उसका मिसयूज इतना दबा के हो रहा है कि वो जो है मतलब कोर्ट्स आर फ्लडेड विद दिस टाइप ऑफ केसेस। हाँ अब कोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट दूसरे वो बना रहा है कि भैया 498A में तो ज़बरदस्ती अरेस्टिंग मत करो, ये मत करो, पहले मीडिएशन करा दो, पहले ये सब करो। रेप केसेस में भी मीडिएशन के लिए मतलब उसको भी मालूम होता है फर्जी मामला, उसको पहले 156 डाल दिया, आप 376 की सर वो मीडिएशन में भेज देते हैं। नहीं, ये मसले ऐसे ही हैं कि जो हमारे यहाँ कानून बनते हैं उनके यूज कम है, मिसयूज ज़्यादा है। चाहे वो आपका SC/ST एक्ट हो, चाहे वो स्पेशली जो ये हमारा मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं सर, यहाँ पे 376 का इतना ज़्यादा मतलब मिसयूज है
और जहाँ इंटीरियर में रियल में ये सब होता भी है वहाँ FIR भी हाँ, कराई जाती जो रियल है। आज भी कोई नहीं है। जो रियल रेप के केस हैं वो तो बुक ही नहीं होते। इतना बुरा हाल है। रियल रेप के केस तो बुक ही नहीं होते। बहुत से मामले तो ऐसे होते हैं कि वो कंसेंट के होते हैं और पकड़े जाने पे वो रेप के आरोप लग जाते हैं। बहुत से ऐसे मामले होते हैं सर। और जी बोलिए। मोस्टली तो ऐसा होता है ना सर कि जब तक अपनी डिमांड फुलफिल हो रही है वो तो अपना वसूलते रहते हैं, जैसे नहीं हो रहा तो फिर वो मतलब एक तरह से एक्सटॉर्शन ही है ये। हाँ बिल्कुल, ये एक्चुअली मतलब कि वास्तव में जो कानून है वो ढाल की तरह इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो तलवार की तरह इस्तेमाल हो रहा है। CO साहब थे सर, नोएडा में भी पोस्टेड रहे वो और काफ़ी जिलों में रहे, काफ़ी अच्छा पैसा बनाया था उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट। हमारे क्लाइंट भी थे। तो उन्होंने वाइफ से डाइवोर्स लिया था। मतलब ये जो होता है ना आजकल लोग संपत्ति को इधर उधर लगाते हैं ठिकाने इस बहाने, तो ऐसे करके उन्होंने डाइवोर्स दे दिया, पत्नी के साथ रह रहे थे। इस दौरान किसी और महिला से भी उनका जो है प्रेम प्रसंग चला या जो भी है वो लिव इन वगैरह में रह रही थी, क्या रही थी, पत्नी को पता चल गया कि बाहर ऐसे रह रहा। तो वो गई थी वो उस तरह से कि भाई ये मतलब हरासमेंट है, ये मुझे धोखा दे रहा। उन्हें मालूम ही नहीं कि वो आधिकारिक तौर पे पत्नी है ही नहीं, तो वो तो अविवाहित है, वो कुछ भी कर सकता है। तो उन्होंने फिर इसका क्या उपाय निकाला कि 376 वो लगा दिया CCTV फुटेज, अपनी नौकरानी उसके स्टेटमेंट करा दिए, कह दिया कि ये जब मेरा पति नहीं है तो ये 2-3 बार आया इस दौरान मेरा रेप किया कि जब मैं अननोन लेडी हूँ। तो सर अब उस CO साहब का इतना फजीयत हुई, बहुत बुरा हाल। वो पूरे दिन में उन्हें दिखना कम हो गया, उनकी आई साइड भी खो गई चालू, और काफ़ी मोटा मतलब पैसा लिया उनको, तब जाके पत्नी ने छोड़ा। सही बात है। चलिए आज की क्लास को विराम देते हैं। आप लोग भी कोर्ट के लिए तैयार हुइए, है ना? इवनिंग में होगी तो क्लास है? हाँ जी, इवनिंग में होगी सर? हाँ इवनिंग में अपने टाइम पे क्लास होगी। ये तो कल की क्लास जो थी वो बैकलॉग था। ठीक, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।